जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है CICA बूस्टर कोर्स में। माई सेल्फ विकास जांगेड एंड आई बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बूस्टर कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है। इन दिस बूस्टर कोर्स आपको दो चीजें मिलने वाली है। फर्स्टली, यू विल गेट अ स्पेशली डिजाइंड वीडियो लेक्चर ऑफ एवरी चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। ये जो वीडियो लेक्चर हमने प्रिपेयर किया है, ये ऑडियो विजुअल कंटेंट की मदद से हमने तैयार किया है एंड वी हैड ट्राइड आवर बेस्ट कि एक ही लेक्चर में आपको पूरा का पूरा चैप्टर बिना किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्किप किए हम समझा दें। सेकेंडली, आपको हर एक चैप्टर का एक गेस्ट पेपर मिलेगा। ये जो गेस्ट पेपर है, ये हमने हमारे 50 फैकल्टीज के एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस की मदद से तैयार किया है। इस पर भी हमने बहुत रिसर्च की है, तो आप ये मान सकते हैं कि हमारे गेस्ट पेपर के बाहर बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। साथ ही साथ हम हर एक स्टूडेंट को एक मेंटर अपॉइंट करके देंगे। ये जो मेंटर है, ये फर्स्टली तो इस बात का ध्यान रखेगा कि आप अपना पूरा जो बूस्टर कोर्स है उसे एक सही स्ट्रैटेजी के साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर आपको कभी भी किसी गाइडेंस की जरूरत है, लाइक कि एग्जाम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, अगर कभी आपको कुछ एंजाइटी हो रही है एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आपको यह समझना है कि किसी आंसर में कितने वर्ड्स लिखने चाहिए, तो ये कैसी भी गाइडेंस की जरूरत अगर आपको पड़ती है तो ये गाइडेंस आप हमारे मेंटर से ले सकते हैं। हम आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे। ड्यूरिंग योर स्टडीज कभी भी आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि इस बूस्टर कोर्स को इस तरह से प्रिपेयर किया जाए कि आफ्टर अटेंडिंग दिस कोर्स आप आराम से बोर्ड एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकें। आपको बस अपना डेडिकेशन रखना है और हमारे साथ एग्जाम तक बने रहना है। हम कुछ लाइव सेशंस भी करेंगे, तो जस्ट मेक श्योर आप कोई भी लाइव सेशन जो है वो मिस ना करें। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज मैं आपको इंडियन इकोनॉमी का, एज यू नो कि जो 12th का पूरा सिलेबस है वो दो बुक्स के अंदर डिवाइडेड है, इंडियन इकोनॉमी एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टोटली कंसेप्चुअल, काफी मजा आएगा इसको पढ़ने में। आप लोगों ने काफी कुछ, चाहे स्कूल में आपने पढ़ा होगा या कोई इंस्टीट्यूट अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो वहां पे आपने पढ़ा होगा, बट हम बहुत ही अलग तरह से कुछ डिफरेंट कंसेप्ट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी जो एक और बुक 12th की है, ये बच्चों के लिए सरदर्द बनी हुई है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में टफ जैसा तो कुछ भी नहीं है तो बहुत आसान इंडियन इकोनॉमी, लेकिन इतनी थ्योरी है इसके अंदर, इतना टेक्सचुअल मटेरियल इसके अंदर है कि आप जितनी बार भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बार बार आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी याद नहीं है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है, इस पर हमने स्पेशली फोकस किया है और हमने कोशिश की है कि हर एक इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर का कंटेंट जो है वो आपके सामने इस तरह से रखा जाए कि आप बस एक बार जब हमारा समराइज वीडियो लेक्चर देख लें तो आपको अच्छी तरह से वो चैप्टर याद हो जाए, आपके दिमाग में वो चैप्टर का जो पूरा मैप है, उस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट बैठ जाए। ओके, तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी का, दैट चैप्टर इज पॉवर्टी। हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? पॉवर्टी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जी हां, गरीबी। खैर, हम इस चैप्टर में आगे बढ़े उससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर का मैप क्या है। दैट मीन्स कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पॉवर्टी चैप्टर की अगर अपन बात करें तो पॉवर्टी चैप्टर में हम बेसिकली सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे, फिर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि ये जो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी है इसमें दो तरह की कैटेगरी है। पॉवर्टी को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, यस, द एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड द रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट आता है और रिलेटिव पॉवर्टी में इनकम इनइक्वालिटी का कंसेप्ट आता है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जो पॉवर्टी लाइन है ये भी दो तरह से क्लासिफाई होगी, कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन एंड द एमपीसी बेस्ड पॉवर्टी लाइन। हम काफी डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन क्या है और ये एमपीसी, दैट इज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन क्या है। पॉवर्टी लाइन के क्रिटिसिज्म भी हम समझेंगे और एमपीसी बेस्ड पॉवर्टी लाइन के क्या क्रिटिसिज्म है, क्या इसके अंदर बेटरमेंट होना चाहिए था, ये भी हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, हमारे देश में गरीबी के रीजंस क्या है, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वी हैव टू फेस दिस पॉवर्टी सिचुएशन। हमारे यहां पे बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी पॉवर्टी की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं।
कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एनालाइज करने के बाद हम देखेंगे कि सरकार ने क्या क्या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चला रखे हैं। एक बार जब हम गवर्नमेंट के पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स समझ लेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स, कौन कौन से तरीकों से सरकार जो है देश में गरीबी को दूर करने की कोशिश कर रही है, आफ्टर दैट हम उन प्रोग्राम्स का क्रिटिसिज्म देखेंगे। क्रिटिसिज्म मतलब हम देखेंगे कि यार उन प्रोग्राम्स में सरकार ने क्या क्या कमियां कर रखी हैं जिसकी वजह से वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। फिर एट लास्ट हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर के पढ़ेंगे। दोनों ही टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और ये दो टॉपिक्स हैं द ट्रिकल डाउन इफेक्ट एंड द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इन दोनों टॉपिक्स पर आप मान के चल सकते हैं अगर पॉवर्टी में से कोई क्वेश्चन आता है तो इन दोनों टॉपिक्स के अंदर से वो क्वेश्चन डेफिनेटली फंसता है। तो ये इस पूरे चैप्टर का मैप है। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, फिर पॉवर्टी लाइन की क्लासिफिकेशन, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, उन प्रोग्राम्स का क्रिटिसिज्म और लास्टली ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। सबसे पहले हम ये समझें कि एग्जैक्टली पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है। देखिए, अगर हम इकोनॉमिक्स की नजर में पॉवर्टी की डेफिनेशन की बात करें तो पॉवर्टी को कैसे डिफाइन किया गया है? पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है दैट पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन। मतलब इकोनॉमिक्स में हम ऐसा बोलते हैं कि पॉवर्टी असल में एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर किसी व्यक्ति के पास इतने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, इतना भी पैसा उसके पास नहीं होता है कि वो अपनी मिनिमम नीड्स को अफोर्ड कर सके। अब किसी की मिनिमम नीड्स क्या होती है? क्या किसी की मिनिमम नीड्स पिज्जा होती है? क्या किसी की मिनिमम नीड्स बर्गर होती है? या किसी की मिनिमम नीड जो है वो मूवी देखना होता है? ऑब्वियसली नॉट। किसी भी व्यक्ति की मिनिमम नीड्स होती हैं कि उसे साफ पीने का पानी मिल जाए, एक नॉर्मल हेल्दी फूड मिल जाए खाने के लिए, कभी बीमार पड़े तो मेडिकल अटेंशन उसे मिल जाए, डॉक्टर को वो दिखा सके, दवाइयां खरीद के खा सके, और उसके सर पर छत हो। ऐसे लग्जरी घर नहीं, लेकिन सर के ऊपर एक छत होनी चाहिए जो उसे बारिश या सर्दी से बचा सके। तो इकोनॉमिक्स की नजर में पॉवर्टी का मतलब है एक ऐसी परिस्थिति जब ये मिनिमम नीड्स भी कोई व्यक्ति क्या नहीं कर पा रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इन मिनिमम नीड्स के लिए भी उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एट दैट टाइम वी विल से दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज इन द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। और ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है ये गरीब है। अब क्या इंडिया में गरीबी है? कैसा सवाल पूछ रहा हूं मैं, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में तो गरीबी बहुत ज्यादा है। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही आप देख सकते हैं कि आपको रास्ते में बहुत सारे लोग ऐसे नजर आ जाएंगे जो शायद इन मिनिमम नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दे ऑल कैन बी कैटेगराइज्ड एज पुअर। उन सबको हम क्या बोल सकते हैं? गरीब बोल सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या अमेरिका में गरीब है? अब देखिए, अमेरिका में भी नो डाउट गरीब तो हैं, लेकिन अमेरिका के गरीब और इंडिया के गरीब में देयर इज अ डिफरेंस। हमारे यहां जो व्यक्ति गरीब होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा हो, उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी ना हो। बट अमेरिका के गरीब के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है। एटलीस्ट जो एक न्यूट्रिशनल फूड की रिक्वायरमेंट है वो उसकी पूरी हो रही होगी। उसके पास रहने के लिए एक घर भी होगा, भले ही वो घर बहुत अच्छा ना हो, सरकार ने उसे दिया हो, लेकिन उसके पास एक घर होगा। और अगर उसके बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को भले ही बहुत महंगी एजुकेशन नहीं, लेकिन फिर भी एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो अफोर्ड कर सकता होगा। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में गरीबी नहीं है, वहां पर भी गरीबी है, लेकिन वहां पर गरीबों की हालत कंपेरेटिव टू इंडिया काफी अच्छी है। खैर, अमेरिका की गरीबी को समझने के तरीके अलग हैं और इंडिया की गरीबी को समझने के तरीके थोड़े से डिफरेंट हैं। क्या है वो तरीके, क्या है वो कंसेप्ट, ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। खैर, तो पॉवर्टी क्या है हमें समझ में आ गया है। अब अपन बात करते हैं कि जो पॉवर्टी है इसे कितनी तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो देखिए, पॉवर्टी को ना बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, द एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड द रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है?
और रिलेटिव पॉवर्टी क्या है ये हमें इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझना है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये बात ये है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो कंसेप्ट होता है ये आपको याद रखना है, ये इंडिया जैसी डेवलपिंग या इंडिया से भी जो और खस्ता हालत में देश है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर गरीबी को समझने के लिए यूज किया जाता है द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। वहीं जो कंट्रीज अब डेवलप्ड हो चुकी हैं, जहां पर वो बहुत ही खराब हालत वाले गरीब नहीं हैं, उन कंट्रीज के अंदर रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट जो है वो पॉवर्टी को समझने के लिए और पॉवर्टी को एक कुछ मायनों में पूरी तरह से खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको याद रखना कि अगर कोई आपसे पूछे कि डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज में पॉवर्टी का कौन सा कंसेप्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट है, तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट। और अगर कोई आपसे पूछे कि डेवलप कंट्रीज में कौन सा जो कंसेप्ट है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्या, ये चर्चा करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी को समझने का एक ऐसा तरीका है जहां पर एक क्राइटेरिया बनाया जाता है। सबसे पहले क्या बनाया जाता है, क्राइटेरिया। और ये जो क्राइटेरिया होता है पॉवर्टी लाइन का, दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड एज पॉवर्टी लाइन। इस क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। जो क्राइटेरिया होता है गरीबी को समझने का, इस क्राइटेरिया को क्या कहा जाता है, पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में सबसे पहले पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी को समझने के लिए एक क्राइटेरिया बनाया जाता है। आफ्टर दैट ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन लोग इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, दोस पर्सन्स आर कैटेगराइज्ड एज पुअर। उनको हम बोल देते हैं कि भाई साहब ये लोग क्या है, गरीब है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं दो लोग जो है, these are below the criteria of the poverty line, so these persons will be called as गरीब। इनको हम क्या बोलेंगे, भाई आप क्या हो, गरीब हो, you are poor। जो लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, यानी कि जो इस पॉवर्टी लाइन के अबव जा रहे हैं, they will be categorized as नॉन पुअर। उन लोगों को हम क्या बोलेंगे कि भाई ये लोग गरीब नहीं है। अब देखिए इस इमेज के ना कुछ मायने हैं। क्या मायने हैं इस इमेज के? ये मायने हैं कि जो लोग अबव द पॉवर्टी लाइन है, उन लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उनकी ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन लोगों की मदद करे जो कि गरीबी रेखा के नीचे है, जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे। अब मदद कैसे कर सकते हैं? वैसे तो हम ना चाहते हुए भी, मतलब जो नहीं भी चाहता है ना मदद करना, वो भी मदद करता है। कैसे मदद करता है? अगर वो पैसा कमाता है तो सरकार उसके ऊपर टैक्सेस लगाती है, उस टैक्सेस से आने वाले पैसे को गरीबों के अंदर बांटा जाता है, गरीबों को किसी ना किसी तरह से उस पैसे को दिया जाता है ताकि वो लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ सकें। और कई लोग हम जानते हैं, जैसे रतन टाटा हैं, मुकेश अंबानी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, ये लोग समय समय पर काफी बड़े बड़े डोनेशंस करके गरीबी को मिटाने की कोशिश करते रहते हैं। रतन टाटा का तो खैर कि उनकी तो खैर बात ही अलग है। उनकी आपको पता होगा ये चीज कि अगर हम टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सारी वेल्थ को कंबाइन कर देना तो मुकेश अंबानी या शायद वॉरेन बफेट से ज्यादा जो है वेल्थ जो है वो रतन टाटा की निकल करके आएगी। लेकिन टाटा की जो पूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो एक हम कह सकते हैं इट इज नॉट एग्जैक्टली बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन। वो एक नॉट टू प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टाइप के स्ट्रक्चर में काम करती है। दैट्स वाई एग्जैक्टली आप कहीं पर रतन टाटा का नाम नहीं सुनते हैं कि वो दुनिया में या इंडिया में सबसे अमीर आदमी हैं। खैर उनके पूरे खानदान का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर डिफरेंट मुद्दों पर काम करने में, इंडिया के अंदर गरीबी वगैरह को मिटाने के लिए। और भी मतलब चाहे अभी कोरोना का टाइम आप देख लो, कोरोना के टाइम पे आपको ये बात पता होगी कि जो टाटा का होटल है, ठीक है, ताज होटल, वो ताज होटल कोरोना वॉरियर्स के लिए खोल दिया गया था। मतलब जो डॉक्टर्स और जो नर्सेस थे ना, उन्हें उस ताज होटल के अंदर, क्योंकि जब वो ट्रीटमेंट कर रहे थे पेशेंट्स का तो ऑब्वियसली उसके बाद घर जाना तो काफी रिस्की है, तो जो डॉक्टर्स और जो नर्सेस थे उनके लिए रतन टाटा ने होटल ताज के अंदर रहने का इंतजाम करवाया। और होटल ताज का जो खाना है वो उनको ड्यूरिंग दिस कोरोना फाइट उन्हें दिया गया।
तो आप देख सकते हो मतलब किस लेवल पे जाकर के रतन टाटा जो है वो हमारे देश का उद्धार करने में हमेशा लगे रहते हैं। खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है, ये पॉवर्टी लाइन यूज की जाती है इन केस ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी टू कैटेगराइज पीपल एज पुअर एंड एज नॉन पुअर। अब एक इंपॉर्टेंट बात हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक बात बताइए कि ये जो पॉवर्टी लाइन का स्टैंडर्ड है, डेफिनेटली गवर्नमेंट बनाएगी पॉवर्टी लाइन का स्टैंडर्ड, लेकिन आप एक बात बताइए कि ये जो पॉवर्टी लाइन का स्टैंडर्ड है ये लग्जरी को देख के बनाया जाएगा या मिनिमम नीड्स को देख के बनाया जाएगा? ऑब्वियसली मिनिमम नीड्स को देख करके बनाया जाएगा। यानी कि पॉवर्टी लाइन का स्टैंडर्ड बनाते समय यह देखा जाता है कि साफ पीने का पानी और नॉर्मल एजुकेशन, नॉर्मल हेल्थ फैसिलिटीज और नॉर्मल शेल्टर, मतलब रहने के लिए अगर आपको एक छोटी सी छत चाहिए तो इन सब चीजों पर बेसिकली कितना खर्चा होता है, उसी को पॉवर्टी लाइन का क्या बना लिया जाता है? क्राइटेरिया बना लिया जाता है। फिर देखा जाता है कि लोग इतना पैसा भी कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं। अगर नहीं कमा पा रहे हैं तो दे विल बी कैटेगराइज्ड एज पुअर, अदरवाइज एज नॉन पुअर। खैर, मुद्दे की बात यह है कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहा है, दैट मींस इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ पॉवर्टी लाइन, देन इट मींस दैट कि उसके लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, एजुकेशन एंड नॉर्मल हेल्थ फैसिलिटीज ये अफोर्ड करना इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स अगर आप किसी को बोलेंगे ना दैट द पर्सन इज एब्सोल्युटली पुअर, इट मीन्स दैट कि उसके लिए सरवाइव करना भी काफी मुश्किल हो रहा है, वो काफी खराब हालत में है, उसे साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उसे पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे हैं और वो एक तरह से अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। गेटिंग दिस थिंग? तो ये कुछ यहां पर लिखा भी हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि यार भाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी को डिफाइन करो, तो आप बोल सकते हो कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज बेसिकली व्हेन हाउसहोल्ड इनकम इज बिलो अ सर्टेन लेवल व्हिच मेक्स इट इम्पॉसिबल or for that person or for his family to meet basic needs of life like food, shelter, safe drinking water, education, healthcare, etc. Okay? अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में पॉवर्टी लाइन क्या है? खैर, इंडिया में पॉवर्टी लाइन क्या है इसे समझने से पहले हम ये देखें कि इंडिया में पहली बार पॉवर्टी लाइन का जिक्र किसने किया था और कब किया था। तो देखिए, इंडिया में पॉवर्टी लाइन के बारे में पहली बार दादा भाई नेहरू ने बात की थी। दादा भाई नेहरू को हमारे देश के ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है। अच्छा, बिफोर इंडिपेंडेंस की थी, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पे। डेफिनेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो हमसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन दादा भाई नेहरू जी जैसे कुछ महान पुरुष थे जिन्होंने समय समय पर यह कोशिश की कि समझा जाए कि हमारे देश की इकोनॉमी की हालत कैसी है। इन्होंने कई काम किए। इन्होंने मतलब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बिना किसी के कहे हुए जीडीपी इंडिया की मेजर करने की कोशिश की, नेशनल इनकम मेजर करने की कोशिश की, इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने की कोशिश की। तो दादा भाई नेहरू जी ने ही बिफोर इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों के टाइम पर पहली बार पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट दिया इन ऑर्डर टू कैटेगराइज पुअर एंड नॉन पुअर। और इनका जो कंसेप्ट था पॉवर्टी लाइन का, इनके कंसेप्ट में इन्होंने एज अ रेफरेंस किसको यूज किया? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को यूज किया। सो दैट्स वाई जो पहली पॉवर्टी लाइन है वो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कही जाती है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। दादा भाई नेहरू जी ने कहा कि भाई देखो, अगर किसी को, कोई व्यक्ति अगर जेल में है, इफ देयर इज अ प्रिजनर, देन हाउ मच वी विल गोइंग टू स्पेंड ऑन दैट प्रिजनर। हम उस प्रिजनर पर कितना पैसा खर्च करेंगे? ऑब्वियसली सिर्फ उतना ही जितना उसे जिंदा रखने के लिए जरूरी है। अब जिंदा रखने के लिए क्या करना होता है? खाना देना होता है प्रॉपर। इसके अलावा जो, अच्छा प्रॉपर मतलब बर्गर पिज्जा तो देंगे नहीं उसको, सिर्फ उतना ही देंगे जितना उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। 2 जोड़ी कपड़े दे देंगे उसको, सर पर छत दे देंगे उसको, ठीक है, और कभी बीमार पड़ेगा तो उसको डॉक्टर को दिखा देंगे या दवाइयां दे देंगे। तो दादा भाई नेहरू जी ने कहा कि इन सब चीजों को कैलकुलेट करके ये देख लो कि जेल का कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना आता है, जेल में रहने वाले व्यक्ति पर कितना पैसा खर्च होता है। Now just see, if a person who is outside the prison, that means if a normal person, just see this, if a normal person could earn at least that much amount of money that is equivalent to jail cost of living, then such person should not be considered as poor. दादा भाई नेहरू जी ने कहा कि अब आप देख लो, जो व्यक्ति जेल में नहीं है,
अगर वो उतना पैसा कमा लेता है जितना एक कैदी पर खर्च होता है, तो आप ये मान करके चलो कि फिर तो वो अपनी मिनिमम नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान, नॉर्मल मकान, ये अफोर्ड कर लेगा, एंड दैट पर्सन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज पुअर। और अगर बाहर रहने वाला व्यक्ति उतना पैसा भी नहीं कमा पा रहा है जितना एक प्रिजनर का कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो इसका मतलब फिर तो वो अपनी मिनिमम नीड्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहा होगा, एंड दैट पर्सन शुड बी कैटेगराइज्ड एज पुअर। तो पहला जो स्टैंडर्ड था पॉवर्टी लाइन का, पहला जो रेफरेंस था पॉवर्टी लाइन का, जो पहला क्राइटेरिया था, वो देने का श्रेय किसको जाएगा? दादा भाई नेहरू को जाएगा। ओके, और उनका जो पहला क्राइटेरिया था पॉवर्टी लाइन का, इसे हम क्या बोलते हैं? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं। अब दादा भाई नेहरू जी की बात तो हो गई अंग्रेजों के जमाने की, बिफोर द इंडिपेंडेंस। जब भारत आजाद हो गया तो पॉवर्टी लाइन को समय समय पर क्या किया गया है? मॉडिफाई किया गया है। काफी बार मॉडिफाई किया गया है, लेकिन हम बेसिकली उसी जमाने को, सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को हम यहां पर कंसिडर करेंगे जो इवेंट्स रिलेटिवली इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला जो बड़ा मॉडिफिकेशन था पॉवर्टी लाइन का, या यूं कहें कि पहली बार जब पॉवर्टी लाइन बनी तो इसकी जिम्मेदारी दी गई, कहां चला गया भाई? हाँ, तो इसकी जिम्मेदारी दी गई वाई के अलागा को। वाई के अलागा की लीडरशिप में प्लानिंग कमीशन ने एक कमिटी बनाई, जिस कमिटी को कहा गया अलागा कमिटी, और इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप बताइए भाई पॉवर्टी लाइन क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया टू कैटेगराइज एज अ पर्सन एज गरीब एंड नॉट गरीब। ओके, पुअर और नॉन पुअर को कैटेगराइज कैसे किया जाए। तो वाई के अलागा ने जो है अपनी कमिटी के थ्रू एक रिसर्च करी। इंपॉर्टेंट बात एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनकी जो रिसर्च थी दैट इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। मतलब वाई के अलागा साहब ने कहा कि देखो भैया, किसी के जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? खाना। तो हम तो किसी व्यक्ति के खाने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉवर्टी लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने काफी स्टडी किया इनकी कमिटी ने, और स्टडी करने के बाद इन्होंने पॉवर्टी लाइन बना करके दी। वो पॉवर्टी लाइन फिर आगे भी समय समय पर क्या हुई है? मॉडिफाई हुई है। अब वाई के अलागा ने कहा, मतलब इनकी जो पॉवर्टी लाइन इन्होंने बनाई ना, इसे आप दो तरह से समझ सकते हो। एक कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन और दूसरी एमपीसीई, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन। चर्चा करते हैं डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन क्या। आप सबको पता है कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें जो एनर्जी मिलती है उसे हम कैलोरीज के अंदर क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो वाई के अलागा साहब ने अपनी रिसर्च करने के बाद कहा कि भाई साहब, अगर कोई पर्सन गांव में रहता है तो जाहिर सी बात है भाई, गांव में मजदूरी का काम ज्यादा होता है, लेबर इंटेंसिव काम ज्यादा होता है। तो वाई के अलागा साहब ने कहा कि अगर कोई गांव में रहता है तो उसे डेली बेसिस पर 2400 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। अगर वो इतना कमा रहा है कि डेली बेसिस पर 2400 कैलोरीज तक वो अफोर्ड कर सकता है, मतलब इतना वो कमा रहा है कि वो खाना खरीद ले, वो अनाज खरीद ले जो कि उसे 2400 कैलोरी तक का जो है एनर्जी दे सकती है, देन दैट पर्सन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज पुअर। और अगर कोई शहर में रह रहा है तो शहर में मजदूरी का काम कम होता है, वी नो दैट मेंटल वर्क ज्यादा होता है अर्बन एरिया में। तो उन्होंने कहा कि शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर इतना कमा लेता है कि वो डेली बेसिस पर 2100 कैलोरीज का 2100 कैलोरीज देने वाला खाना अफोर्ड कर सकता है, देन दैट पर्सन शुड नॉट बी कैटेगराइज्ड एज पुअर। तो ये इनकी कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन थी कि गांव में रहने वाले व्यक्ति को 2400 कैलोरी मिल गई तो वो गरीब नहीं है, शहर में रहने वाले व्यक्ति को 2100 कैलोरीज मिल गई तो वो गरीब नहीं है। ओके, अब 2400 कैलोरी वाला खाना खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होगी। सिमिलरली 2100 कैलोरीज देने वाले फूड को भी खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होगी। तो वाई के अलागा ने यह भी समझाने की कोशिश की कि 2400 कैलोरी डेली बेसिस पर अगर आपको चाहिए तो आपको महीने का कितना पैसा कमाना होगा, मतलब कितने पैसे की आपको महीने की जरूरत पड़ेगी।
सिमिलरली इन अर्बन एरिया अगर आपको 2100 कैलोरीज का फूड अफोर्ड करना है तो आपको कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। खैर वाई के अलागा का जमाना तो 1979 का था, उस समय तो महंगाई वगैरह काफी कम थी, तो उस समय उन्होंने जो कैलकुलेशन करके अमाउंट बताया होगा वो भी बहुत कम रहा होगा। हम उस अमाउंट की बात नहीं करेंगे यहां पे, क्योंकि एग्जाम में उस टाइम का अमाउंट आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा प्रेजेंट टाइम पर जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से, मतलब ये खाना खरीदने के ऊपर होने वाले खर्च के हिसाब से पॉवर्टी लाइन क्या है। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो सरकार की नजर में 2400 कैलोरी देने वाले खाने को खरीदने के लिए गांव में 1060 रुपए और 42 पैसे 1060 रुपीज एंड 42 पैसे की रिक्वायरमेंट है। एंड इन अर्बन एरिया फॉर अफोर्डिंग द फूड दैट कुड गिव यू 2100 कैलोरीज यू नीड टू हैव एटलीस्ट 1286 रुपीज पर मंथ। ओके, तो पॉवर्टी लाइन का स्टैंडर्ड क्या है एट प्रेजेंट कि अगर गांव में रहने वाला व्यक्ति 1060 रुपए तकरीबन महीने का कमा लेता है तो फिर वो गरीब नहीं माना जाएगा, और शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर 1286 रुपए 1286 रुपीज जो है वो कमा लेता है तो दैट पर्सन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज पुअर। अच्छा, अब आप ये सोचो जरा कि आपके ऊपर महीने का कितना खर्चा होता है। तो अगर आप अपने ऊपर होने वाले महीने के खर्च को कैलकुलेट करोगे तो आपका मोबाइल का जो डेटा पैक है, आपके जो आप कपड़े खरीद लेते हो या जो आप पिज्जा बर्गर खा लेते हो, तो इस अमाउंट से तो बहुत ज्यादा वो खर्चा निकल करके आ जाएगा। तो इसका मतलब सरकार की नजर में तो भैया हम सब लोग क्या हैं, अंबानीज हैं, ठीक है ना, हम सब तो भैया फिर तो बहुत अमीर हो गए। ओके, चलिए, तो ये वाई के अलागा की पॉवर्टी लाइन थी, एक कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन, और उस कैलोरी को अगर आपको अचीव करना है, उस कैलोरी रिक्वायरमेंट को देने वाले फूड को अगर आपको खरीदना है तो उसके हिसाब से कितना पैसा आपको चाहिए होगा, उसके बेसिस पर मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन। ओके, अब वाई के अलागा के बाद और भी लोग आए जिन्हें सरकार ने समय समय पर यह जिम्मेदारी दी कि आप इस पॉवर्टी लाइन को और बेटर करिए, इसको समझने के तरीके को और बेटर करिए और थोड़ी और बढ़िया पॉवर्टी लाइन डिजाइन करिए। तो 1979 के बाद से कई बार जो है पॉवर्टी लाइन के ऊपर कमिटीज बैठी और उन्होंने पॉवर्टी लाइन को मॉडिफाई किया, पॉवर्टी लाइन बनाने के तरीके को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की कोशिश की। कब कब बैठी हैं कमिटीज, इंपॉर्टेंट जो कमिटीज हैं वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ये आपको एग्जाम में साफ तौर पे पूछी जा सकती हैं। तो 1979 तो वाई के अलागा की कमिटी ने काम किया था। आफ्टर दैट 1993 में लक्कड़वाला कमिटी आई, इन्होंने पॉवर्टी लाइन को क्या किया, मॉडिफाई किया। इन्होंने पॉवर्टी लाइन के ऊपर कुछ जो है कुछ और अपने जो है एप्रिसिएशंस उन्होंने यहां पर दिए। 99 देखिए, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जो है वो या तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में पूछा जाएगा या फिर वाई के अलागा की अलागा कमिटी के बारे में पूछा जाएगा। उसमें भी ये पूछा जाएगा कि कैलोरी बेस्ड स्टैंडर्ड क्या है या एमपीसी बेस्ड स्टैंडर्ड क्या है। एग्जैक्टली लक्कड़वाला कमिटी ने क्या किया ये अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो आपको बस ये याद रखना है कि 1979 के बाद अगली जो कमिटी आई जिसने पॉवर्टी लाइन के ऊपर काम किया वो कौन सी कमिटी थी, लक्कड़वाला कमिटी थी। उसके बाद नेक्स्ट जो कमिटी आई वो 2009 में आई और ये कमिटी थी आपकी तेंदुलकर कमिटी। अब देखिए, ये नाम मुझे लगता है कि ये आप लोगों को आसानी से याद रहेगा बिकॉज इट इज लाइक तेंदुलकर वर्ड आ गया ना यहां पे, तो सचिन तेंदुलकर से आप तेंदुलकर कमिटी को आसानी से याद रख सकते हैं। अब तेंदुलकर कमिटी ने काम कब किया था, तेंदुलकर कमिटी ने काम किया था 2009 में। 2009 को कैसे याद रख सकते हैं आप, 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उससे 2 साल पहले, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 2009 के बाद जो रीसेंट मॉडिफिकेशन सबसे बड़ा पॉवर्टी लाइन के अंदर किया गया, दैट वाज डन बाय द रंगाराजन कमिटी एंड इट वाज डन इन द ईयर 2012। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सी रंगाराजन ने 2012 में पॉवर्टी लाइन को मॉडिफाई करने के लिए काम किया और इनकी कमिटी का नाम क्या था, रंगाराजन कमिटी। अब एग्जाम में ना आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे मल्टीपल चॉइस, उसमें ऐसे आ सकता है कि जो रंगाराजन कमिटी है ये किससे रिलेटेड है। सो रंगाराजन कमिटी इज रिलेटेड टू द
पॉवर्टी लाइन, ये पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड है। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले तो अच्छी तरह ये समझ लिया कि भैया पॉवर्टी क्या है। तो पॉवर्टी का मतलब है व्हेन अ पर्सन इज इन अ सिचुएशन वेयर ही इज लैकिंग ऑफ इवन दैट मच अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि उसे मिनिमम नीड्स दैट इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ एंड शेल्टर ये अफोर्ड करने के लिए चाहिए होता है, वो भी जब उसके पास नहीं है, देन वी विल से द पर्सन इज फेसिंग द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी, वो व्यक्ति गरीब है। गरीबी को दो तरह से हम समझ सकते हैं, द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। इंडिया जैसी कंट्रीज में जो कि डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, वहां पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट रेलेवेंट है, और अमेरिका जैसी कंट्रीज जहां पर गरीबों की हालत अब काफी अच्छी हो चुकी है, वहां पर रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट जो है वो ज्यादा रेलेवेंट है। ओके, फिर हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी समझा, हमने देखा यार एब्सोल्यूट पॉवर्टी में मिनिमम नीड्स को अफोर्ड करने के लिए कितना पैसा चाहिए, उसके बेसिस पर एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है एंड दैट क्राइटेरिया इज कॉल्ड एज पॉवर्टी लाइन। फिर देखा जाता है कौन लोग उस पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, कौन लोग ऊपर हैं। जो लोग ऊपर हैं दे आर नॉन पुअर, जो लोग नीचे हैं उन्हें हम पुअर कहेंगे। फिर हमने देखा कि यार इंडिया में पॉवर्टी लाइन जो है वो पहली बार कब डिस्कस की गई थी, तो पहली बार दादा भाई नेहरूजी ने डिस्कस की थी बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, और इनकी जो पॉवर्टी लाइन थी वो उन्होंने अपनी पॉवर्टी लाइन में किसको रेफरेंस लिया था, उन्होंने रेफरेंस लिया था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को। इसके बाद 1979 में आई अलागा कमेटी जो कि वाई के अलागा की लीडरशिप में बनी थी। फिर उसके बाद आई 1993 में लक्कड़ वाला कमेटी। फिर उसके बाद 2009 में आई तेंदुलकर कमेटी। एंड जो रिसेंट मॉडिफिकेशन हुआ है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है 2012 की रंगाराजन कमेटी।